करता है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि वो निर्देशांक पे डिपेंड करता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। हम लोग मैथमेटिक्स में क्या है कि कोई भी क्षेत्र को एक नोटेशन से डिनोट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम ई लिखते हो और क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखते हो, तो हम लोग एक जनरल ले लेते हैं ए कोई फील्ड है और बोलते हैं कि ये वेक्टर फील्ड है। तो ये वेक्टर सदिश क्षेत्र है, तो ये ए जो है वो डिपेंड करेगा किसी स्पेस में एक्स तथा वाई और जेड पर, ये तीनों क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, तब जाकर ये क्षेत्र एक ए बनेगा। ठीक है, अगर वेक्टर है तो अब हम लोग फील्ड पर रहे ना, तो ये वेक्टर साइन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपन बोलेंगे इसको वेक्टर। और जब हम लोग अदिश फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, अदिश फील्ड को लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है, मान लो फाई, और फाई बहुत जगह पर पोटेंशियल के लिए भी डिनोट किया जाता है। पोटेंशियल समझते हो ना, विभव के लिए। तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई तथा जेड पर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में ये क्वेश्चन होता है कि कोई भी, ये क्या है, ये कोई डिस्टेंस होगा, ये कंपोनेंट्स जो है ना, ये कोई डिस्टेंस होगा या कोई वेलोसिटी हो या कोई संवेग हो, मतलब मोमेंटम हो, तो इसमें परिवर्तन हमें निकालना है। इसमें परिवर्तन निकालना हो तो उसके लिए कुछ टर्म डिफाइन किए गए हैं। वो पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो उसी में वो टर्म तुम लोग लाप्लास इक्वेशन पढ़े होंगे, पॉइजन इक्वेशन पढ़े हो क्या, लाप्लास इक्वेशन +2 में ही पढ़े होंगे, लाप्लास पॉइजन इक्वेशंस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स में उसको कैसे यूज किया जाता है वो, तो फर्स्ट में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहला मेथड्स जो पढ़ रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, वो पढ़ रहे हैं हम लोग ग्रेडियंट, हिंदी इसकी होती है प्रवणता। ठीक है, अब है कि इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये वर्ड्स का बोला जाएगा कि तुम क्या नाम है इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालो। तो ग्रेडियंट जो निकालेंगे हम लोग, हमेशा याद रखना अदिश क्षेत्र के लिए निकालेंगे, सदिश क्षेत्र के लिए नहीं निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, अदिश क्षेत्र के निकालेंगे। हमेशा याद रखना कि ग्रेडियंट प्रवणता जहां निकालने के, दूरी में परिवर्तन निकालना है हमें। ठीक है, तो दूरी क्या अदिश राशि होती है। ठीक है, तो हमें अदिश क्षेत्र की परिवर्तन, वो क्षेत्र पूरा जो है हम लोग फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ग्रेडियंट निकालने का मतलब कि किसी डिस्टेंस में मैक्सिमम चेंजेज क्या है, उसमें मैक्सिमम उसमें चेंज क्या हो रहा है वो निकालना होता है। तो हम लोगों ने कल प्रूफ किया था ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल आर, ये मैक्स लिख देते हैं अधिकतम, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एन। ठीक है, इसको अगर हम लोग लिमिटिंग केस इसका लेंगे, लिमिटिंग मतलब सीमांत मान होता है, सीमांत मान लिख लेंगे तो ग्रेड फाई इक्वल टू लिखेंगे डी फाई बाई डी एन। तो ये सब मैथमेटिक्स मेरे को समझ में आता है, तुम लोग +2 में पढ़े हो और ये समझ में आती होगी तुम लोगों को। नहीं समझ में आए तो बीच में पूछ लेना कि सर ये बताओ, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये मैथमेटिक्स है और ये तुम्हें समझ में आती है। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग देख लें कि ग्रेडियंट जब निकाले थे हम लोग तो क्या किए थे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन से कोई फील्ड है यहाँ पर P, यहाँ पे P पॉइंट्स है, ये फील्ड है आपका S1, इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ये जो फील्ड है इसमें परिवर्तन आपने कर दिया, यहाँ पर लेके चले आए, ये दूसरा फील्ड आपने डिफाइन कर दिया, चेंज हो गया, अब S2 हो गया, और ये इसको अपन ने फाई प्लस डेल्टा फाई कर दिया, मतलब इसमें चेंजिंग अत्यल्प चेंजिंग इनफिनिटेसिमल चेंज कर दिया। इनफिनिटेसिमल चेंज करना मतलब बिल्कुल थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया आपने, तो S1 से S2 सरफेस हो गया इसका। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग आ गए और ये पॉइंट आपका ले लिया आपने Q, तो ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस अपन ले लेंगे, ये डिस्टेंस आपका R है, ये जो चेंजिंग हुआ वो डेल्टा R हुआ, बिल्कुल स्लाइटली चेंजिंग हुआ तो डेल्टा R ले लेंगे। तो अपन ने क्या नाम है कि ट्रायंगल का एडिशन लॉ पढ़ते हैं, वेक्टर का एडिशन लॉ, उससे ये क्या हो जाएगा R प्लस डेल्टा R। तो ये डिस्टेंस 0 से Q के बीच के डिस्टेंस, O से Q के बीच का डिस्टेंस R
प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जैसे ज्योमेट्री करते हैं तो इसका ज्योमेट्री मतलब इसको जाना तो चेंजिंग तो आपको इधर करना चाहिए था, लेकिन आपने इधर किया है तो ये कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे, ये थीटा ले लेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा एन, और ये जाएगा तो ये एन वेक्टर हो जाएगा। इसको भी यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, या वेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, डेल्टा एन ही ले लो डिस्टेंस। ठीक है, तब इसमें हम लोगों ने निकाला था कि जो ए से पी के बीच के जो डिस्टेंस है वो आर है। ठीक है, और इसमें ओ से क्यू का डिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर है, तो हमने ये निकाला था कि इसके मध्य जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, ओ से पी का परिवर्तन हमने निकाला था, तो अपन ने निकाला था कि ये परिवर्तन होगा डेल्टा आर परिवर्तित होगा, यही परिवर्तन हो रहा है ना, तो डेल्टा आर परिवर्तित होगा। फिर हम लोगों ने ये कंपोनेंट्स निकाला कि यहाँ इसको जाना चाहिए था, इस पॉइंट आर पॉइंट है, ये आर है, यहाँ जाना चाहिए था। तो हमने बोला कि अगर हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएं तो ये 90 डिग्री का होगा एंगल, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और जो थीटा है उसके सामने का जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन मतलब लंब होता है। ठीक है, और तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अपन डेल्टा एन बाई डेल्टा आर लिखेंगे, बेस बाई कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो अपन इसको लिखेंगे कि इसमें जो परिवर्तन हुआ इस फील्ड में, टोटल जो फील्ड में परिवर्तन हुआ पी क्यू, तो वो परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर। ठीक है, तो यहां से हम लोग डेल्टा आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एन बाई कॉस थीटा, तो डेल्टा एन कॉस थीटा इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा फाई कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे डेल्टा एन रह जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये अपने पास आ गया डेल्टा फाई डेल्टा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, माइंड में हमेशा हम लोग अधिकतम परिवर्तन निकालने जा रहे हैं। तो कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी आती है, 1। कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 आती है, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो अपने पास डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर मैक्स जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन। ठीक है, तो ये अधिकतम परिवर्तन हुआ इसमें, आर के रेस्पेक्ट में, आर के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन जो हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन। तो हम लोग इसी को बोलते हैं ग्रेड फाई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन, या इसको बोलते हैं, इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, डेल फाई बाई डेल आर भी लिख सकते हो, इसको मैक्स दोनों लिख सकते हैं ना। जब एक डायरेक्शन में निकालेंगे तो डेल फाई बाई डेल आर लिख देंगे। ये तो 1 डायमेंशन में अगर तुम निकाले हो वैल्यू तो एक दिशा में परिवर्तन हो गया, लेकिन जब हम स्पेस में बात करेंगे, एक क्षेत्र जो डिफाइन होता है पूरा स्पेस में डिफाइन होता है, 3D में डिफाइन होता है, 3 डायमेंशन में, तो वहां पर हम लोग क्या नाम है कि 3 डायमेंशन में इसका फार्मूला निकालेंगे। अब इसी फार्मूला को अपन डिफाइन करेंगे 3 डायमेंशन, मतलब एक्स में क्या परिवर्तन हुआ, वाई में क्या परिवर्तन हुआ और जेड में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम लोग कोऑर्डिनेट क्या नाम है निर्देशांक के फॉर्म में, हर एक एक्स वाई जेड के फॉर्म में अपन निकालेंगे। तो ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसको 3D में कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो तुम इन लोगों से अभी लिख लेना, समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, और नहीं समझ में आए तो मेरे से फिर बाद में एक बार और पूछ लेना। अब हेडिंग दे दो, अदिश प्रवणता अदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांक के रूप में, इंग्लिश में लिख लो, स्केलर ग्रेडियंट in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system।
सदिश प्रवणता कार्तीय निर्देशांक के रूप में। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो लिखो प्रवणता की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन, डी फाई बाई डी एन। और देखो इसको एन डायरेक्शन लिखना है, ये जो परिवर्तन है किस डायरेक्शन में है, एन डायरेक्शन में। ठीक है, लिखना यहां एन कैप, यहां एन कैप अदिश राशि है जिसका परिमाण 1 होता है, जिसका परिमाण 1 होता है। तुम लोग हियर एन कैप इज द अदिश राशि, नहीं सदिश, इकाई सदिश। क्या लिखा तुम लोगों ने? ना ना, गलत बोल दिया। यहां एन कैप इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। फाई लिखना था, फाई तो अपने को पता ही है कि फाई अदिश राशि है, और एन कैप इकाई सदिश है। तुम लोग लिख लेना कि हियर एन कैप इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अपन अब क्या करने जा रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। अपन करने जा रहे हैं इसको 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड में क्या परिवर्तन हो रहा है वो निकालने, अधिकतम परिवर्तन कितना हो। तो उसके लिए हम लोग मान लें कि मान लिया स्थिति सदिश, इसको स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना जो है डी आर लेंगे, यहां पर डी आर इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि अपने पास डी आर डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के है, अपन डी आर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करें, हम लोग इसका स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, मतलब अदिश गुणनफल ले लेते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन कैप डॉट डी आर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये एन डॉट डी आर जो है इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास एक्स वाई जेड के टर्म में आ जाएगा। तो इसको लिख लोगे एन कैप डॉट डी आर, तो ये क्या हो जाएगा, एन कैप डी आर को अपन लिखेंगे तो ये क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो अपन इसको ये लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो एन कैप का परिमाण कितना होगा, 1। इकाई सदिश लिए हैं, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर कभी भी वैल्यू 1 आती है। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी आर कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। तो डी आर कॉस थीटा यानी यहां पर हम लोग डी फाई बाई डी एन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर एन डॉट डी आर की जगह पे डी आर कॉस थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई बाई डी एन डी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। तो डी आर की मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड आएगा। ठीक है, और आई कैप जे कैप और क्या नाम है डी जेड कैप में आएगा। तो अपन अब उसका यूज करके और क्या नाम है कि अभी निकालेंगे, यहां तक लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो अपन डी आर कॉस थीटा लिखे हैं तो याद करो कल हम लोगों ने डी आर कॉस थीटा में अगर अधिकतम वैल्यू लिए थे तो क्या नाम है कि डी फाइव बाई डी एन आया था। ठीक है, तो हम लोग डी आर कॉस थीटा को डी एन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, कल हमने लिखा था। तो इसको हम लोग डी एन लिख सकते हैं, डेल्टा एन जो लिखे थे। तो अपन डी एन लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे डी फाइव बाई डी एन इंटू डी एन हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया नहीं, तो अपने पास ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई ग्रेड फाइव डॉट डी आर इक्वल टू डी फाइव। ठीक है, डी एन से डी एन कैंसिल हो गया। अब डी फाइव जो है अपन इसको थोड़ा सा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में डी फाइव जो है अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी एक्स। डी एक्स इसका अवकल जब लिखते हैं, अवकल रूप लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको अवकल रूप में क्या है कि हम लोग जब अलग अलग ये निकालते हैं ना, तो अपन ये जो साइन होता है डी का, ये किसका होता है? एग्जैक्ट का होता है, और ये क्या होता है? पार्शियल का होता है। तो अपन पार्शियल का ही यहाँ पे लगाते हैं कि पार्शियल का आपका लगाए कि डेल फाइव बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाइव बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाइव बाई डेल जेड डी जेड। आप लोगों को ये पता है ऐसा लिखते हैं? नहीं पता हो तो बोल दो, फिर मैं उसको बता दूंगा, बता दूं। देखो अपन जब अवकल लिखते हैं ना कोई भी, तो अपन क्या करते हैं कि उसका पार्शियल पॉइंट्स लिखते हैं, dx लिखते हैं, और वैसे ही मतलब सिमिलर ये तीनों कंपोनेंट्स इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम लोग इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो इसी में मैं बताता हूं कि अपन इसको लिख सकते हैं आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड। यहाँ डॉट लिख दूं मैं, यहाँ पर आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ठीक है, तो एक्चुअल में हम लोग ये फाइव में जो परिवर्तन हम लोग लिखा, ये इसके कंपोनेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आई जे और के फॉर्म में, क्योंकि एक्स में परिवर्तन एक्स एक्सिस में हुआ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो ये अगर यहाँ पे कोई सर फाई है तो फाई में जो परिवर्तन होगा एक्स में अलग होगा, वाई में अलग होगा और जेड में अलग होगा। तीनों को ऐड कर दिए, तीनों वेक्टर फॉर्म में लिख दिए और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, आई डी एल जे डी वाई प्लस के डी जेड। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हें पता है आई डॉट आई क्या होता है? 1 होता है, और आई डॉट जे क्या होता है? 0। ठीक है, तो यानी आई डॉट आई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, और आई डॉट जे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और आई डॉट के करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। यानी इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये यही टर्म आएगा। आई समझ में? तो ये अपन इसको डी फाइव इक्वल टू लिख सकते हैं इतना। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करें? अब अपने को सोचना है डी फाइव तो निकाल लिया अपन ने, ठीक है, तो डी फाइव अपन निकाल लिए तो इसमें पुट कर देते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 से डी फाइव का मान समीकरण 2 में रखने पर
ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ठीक है, अब एक बात बताओ आप लोग, ये वाला टर्म अपन समीकरण एक से लिख सकते हैं ना, डी आर। तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं अपन ग्रेड फाई डॉट डी आर इक्वल टू आई, देखो ये गलत लिखा है मैंने, इसको यहां से देना, ठीक है, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर। ठीक है, तो अब दोनों साइड कंपेयर कर देंगे अपन, तो ये डी आर तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी टर्म आएगा इसको ओपन करेंगे तो अपने पास ग्रेड फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला जो वैल्यू है आ जाएगा। अतः ग्रेड फाई इक्वल टू आई डेल फाई, मैं ऐसा करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और इसको फाई लिख देता हूं क्योंकि फाई सब में है तो फाई को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ग्रेड फाई इक्वल टू इतना आ गया। अब ये जो टर्म है ना, इसको आपने पढ़ा होगा, डेल्टा फंक्शन बोलते हैं इसको, ये डेल्टा बोला जाता है। तो अपन ग्रेड फाई को लिख सकते हैं ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई, या ग्रेडियंट ऑफ फाई भी पढ़ते हैं इसको, या डेल फाई भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ गया डेल फाई, यहां दिख रहा है ना, डेल इक्वल टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया 3 डायमेंशन में ग्रेड फाई की वैल्यू इतनी आएगी। आया समझ में? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ये एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ कि आपसे पूछा जाएगा कि डिफाइन ग्रेडियंट एंड प्रूव दैट ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई, ये क्वेश्चन आता है इस तरह से। तो आपको जो हम लोगों ने कल उसका डिफिनीशंस लिखे और फिगर बनाया था, 1 डायमेंशन में पहले प्रूफ करना, फिर 3 डायमेंशन में इसको प्रूफ करना। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। एक पार्ट मतलब हो गया, इसमें 3 पढ़ना है। पहले तो ग्रेड फाई पढ़ लिए, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कर्ल। तो अपन एक जैसे पढ़ लिए ग्रेड फाई का फार्मूला होता है इतना, तो इस फार्मूला को अप्लाई करना सीखे आप कि हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, तो न्यूमेरिकल अपन करते हैं। एक क्वेश्चन है, लिखो एक क्षेत्र निम्न फलन द्वारा निर्दिष्ट है, v इक्वल टू 3x स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस जेड। ठीक है, ठीक है। तो निर्देशांक 0 0 0
0 0 0 1 minus 2 plus 2 1 minus 2 plus 2 तथा -1 minus 2 minus 3 -1 minus 2 minus 3 स्थित बिंदुओं पर क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुम लोग लिख लो अ फील्ड इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द फील्ड एट द पॉइंट, कैलकुलेट द फील्ड एट द पॉइंट, ये पॉइंट्स है इस पे। तो अपने को इन तीनों पॉइंट्स पे करने हैं, तो इसमें अभी ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अपन क्या करेंगे कि v का वैल्यू 0 0 पे निकालोगे तो निश्चित रूप से क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसके लिए निकल जाएगा, फिर 1 minus 2 plus 2 के लिए निकालोगे तो यहाँ पर v इक्वल टू पुट करोगे, ये x है, ये y है और ये z है, तो इसके वैल्यू पुट करो, फिर इसके वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है बताओ। फिर v इक्वल टू इसको v1 बोल दो, इसको v2 मिल दो और ये v3 निकाल लो, और v इक्वल टू लिख लो v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों को ऐड कर दो। कितना आया, कितना आया आंसर? अरे जल्दी फास्ट, ये तो बहुत आसान है। -20 20, हाँ सही है। कितना आया? -20 आ गया। तुम्हारा कहाँ गलती कर रहे हो? हाँ तो सही तो है, करो। ये तो हो जाएगा +1, ये माइनस हो जाएगा ना, ये +1 और -9, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और नहीं तो ये तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो +8 तो -8 लिख दो यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा -3, तो कितना हो गया ये आ गया तुम्हारा? सही है, सही है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन जो अभी अपन फॉर्मूला पढ़े हैं। इसमें लिखो प्रूव दैट
सिद्ध कीजिए यदि r इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड के लिए डेल्टा log r इक्वल टू वेक्टर r बाई आर स्क्वायर, वेक्टर r बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमें r क्या चाहिए, अपने को प्रूफ करना है कि अगर हम लोग log r का निकालें तो पहले तो r निकालें इसका, ये r पे वेक्टर नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसका डेल्टा निकाल दें तो वो हमारा ये प्रूफ हो जाना चाहिए कि वो वेक्टर r बाई आर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, या तो इससे प्रूफ करें इसको, नहीं तो इससे इसको प्रूफ करें, तो अपन इसी से प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट में अपन करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, r इक्वल टू हो जाएगा r, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो गया। अगर हम लोग इसका r का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ये r का स्क्वायर नहीं भी करें तो क्या नाम है, हमें r स्क्वायर तो आ जाएगा, रहने दो, जरूरत पड़ेगी वहां पे कर लेंगे। अब हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा ln r। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब क्या होगा, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, नहीं, और r का ये क्या होगा, ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक है, अब लॉग का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, हैं? 1/x होता है। तो सबसे फर्स्ट में तो हम लोग एक का एक अगर डेल एक्स के टर्म में करेंगे तो ये तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को करना पड़ेगा कि अगर x के लिए करें, मान लो मैं पहला एक करके दिखाता हूँ तुम्हें, फिर y के लिए वैसे कर लेना, z के लिए वैसे कर लेना। तो अगर हम लोग डेल बाई डेल एक्स निकालें, ये ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ, तो अपने क्या नाम है कि ये x के रेस्पेक्ट में ऐसे नहीं हो पाएगा, अपने को करना पड़ेगा कि अपन ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेल। ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं अपन डेल, ये 1/2 ही रहने देना, नहीं, हाँ ये रहने देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई डेल एक्स। ठीक है, ऊपर नीचे हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और अपना डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो अपन इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, 1/2 -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का ये हो जाएगा, तो अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये 2 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो सब के लिए अब कर दो, y के लिए कर दो, z के लिए कर दो, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, x की जगह पे y आ जाएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा। अब सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करोगे तो ये पहले वाले के साथ i आएगा, x वाले के साथ j वाले के साथ y आ जाएगा। ठीक है, तो ये करेंगे तो अपने ऊपर तो आ जाएगा r, ये वाला आ जाएगा,
क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद आर का जब ये करोगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू के टर्म में आ जाएगा, तो अपन प्रूफ हो जाएगा। तो कर लो आप। एक सेकेंड, कुछ गलती कर रहे हैं। हाँ गलती कर गए थोड़ा सा। ये अपन ये निकाले ना, तो पहले तो अपना ये आएगा, ये तो 1 करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो होगा ये रूट के फॉर्म में निकालना पड़ेगा अपने को। ये 1/2, यहाँ भी 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा इतना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 1/2, ये 1/x वाले के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती हो रही थी। तो अपन ये होता है डेल्टा लॉग x बाई डेल एक्स होता है, तो ये 1/x होता है। ये दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके उसका 1/x लिखेंगे, इसीलिए हम लोग डेल्टा इतना भाई लिख देंगे, ठीक है। फिर जब ये आया टर्म ना, तो अब यहाँ पर अपन करेंगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 बाई ये डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ पर करोगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई डेल एक्स, अब किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये होगा सही। तो ये वाला अपन तो कर ही दिए थे, ये इसी का किए हुए थे, तो अपने पास ये आ जाएगा 1 इसका करेंगे तो ये -2 वो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे x का पावर 1/2 हो जाएगा, और x के 1/2 हो गया, तो ये नीचे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे तो ये x आ गया, तो तब जाकर अब ये आएगा। आया ना समझ में? नहीं आया ना? देखो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो अपन एक पार्ट लिए डेल्टा बाई डेल्टा एक्स के लिए, लॉग एक्स के लिए हमने ले लिया। अब है लॉग एक्स के में पावर ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2 है पावर में। तो अपन कभी भी जब ये लॉग का इस तरह का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो सेम इसके नीचे होना चाहिए, तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि डेल लॉग एक्स बाई एक्स। तो हमने सेम कर दिया, तो सेम करने के लिए हमने ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो 1 अगर x माना हम लोगों ने, तो ये टोटल नीचे आ गया, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ नीचे आ गया। अब यहाँ पर है कि ये भी रूट के अंदर है, तो आप डायरेक्ट डेल्टा एक्स से नहीं कर सकते हो। तो अपन ने फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। अब वो इसका सॉल्यूशन जो निकला वो क्या आएगा, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर -1/2 आएगा। तो 1/2 नीचे आ जाएगा जब 1/2 करके, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, तो ये हो गया। और इसका करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये इक्वेशन लिख देंगे। अब आ गया समझ में? ठीक है, तो लिख लो। सिमिलरली हम लोग पूरा कंप्लीट ही कर देता हूं, या कर लोगे क्या तुम लोग? इसी या रुक जाओ, कंप्लीट कर। इसी प्रकार ये तो हो गया आपका किसका, डेल एक्स वाला, फॉर जे डेल बाई डेल वाई एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। और डेल बाई डेल जेड एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2, तो ये जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों का जो ये वैल्यू आ गया, डेल एल एन आर इक्वल टू
ये हो जाएगा आई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जे वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के जेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीनों में जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम आ गया, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो अपन इसको लिख सकते हैं, कॉमन करके ऐड कर देंगे तो आई एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अपन इसी को लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। इस पे और एक दो क्वेश्चंस है जो अपन कल करेंगे, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आते हैं।